हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एक है यहाँ पर महाजनपद काल और एक करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम मौर्योत्तर काल को। तो चलिए बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे जो डेली हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री को ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट महाजनपद काल। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, डायरेक्टली एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे कब से कब तक था। तो ये था आपका यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। अब चलिए कर लेते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? बृहदर्थ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो काफ़ी बार रिपीटेड रहे हैं एग्जाम्स में, उसमें मैं एकदम अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। मगध के प्राचीन वंश की राजधानी क्या थी? काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपकी गिरिव्रत, जिसे राजगृह बोला जाता है। आगे चलते हैं, बृहदरथ का पुत्र कौन था? तो ये था कौन दोस्तों? यहाँ पर जरासंध। आगे चलते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बनता है दोस्तों, ये है यहाँ पर बिंबिसार। आगे चलते हैं, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठता है दोस्तों कब? 544 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ये था यहाँ पर बौद्ध धर्म का अनुयायी। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या करा है दोस्तों? देखो धार्मिक आंदोलनों को डिस्कस किया है, जिसमें हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब कवर किया है। उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। चलिए चलते हैं आगे। बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ये मिलाया था दोस्तों बृहदरथ को हराकर। आगे चलते हैं, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? ये बनाया गया दोस्तों राजगृह को। आगे चलते हैं, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये किया गया है यहाँ पर 52 ईयर्स तक। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भेजा गया था राजवैद्य जीवक को। ये नाम नोट कर लीजिए बिल्कुल। आगे चलते हैं, बिंबिसार ने किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा पहले होता क्या था। डायरेक्टली जो राजा होते थे वो अब काफ़ी ज़्यादा तौर पर शादियां कर लेते थे अलग अलग साम्राज्यों में, ताकि अपना थोड़ा सा क्या है एरिया बढ़ा सकें, बस यही। वैसे ज़्यादा मेन मोटो तो यही रहता था इनका। तो देखो इसने कहाँ कहाँ किया है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया है, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा भद्र देश की राजकुमारी शेमा से। चलते हैं आगे, बिंबिसार की हत्या किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करता है इसका पुत्र कौन? अजात शत्रु। आगे चलते हैं, अब देखो इसको मार दिया किसने? अजात शत्रु ने बिंबिसार को। तो गद्दी पर अब यही बैठेगा, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब? 493 ईसा पूर्व। और अजात शत्रु का उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है इसको कुणिक। आगे चलते हैं, और इसने कितने वर्षों तक राज्य किया है? ये किया है आपका 32 वर्षों तक। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी बिंबिसार हमने देख लिया, देखो उसमें बौ और बौ रिलेट कर लेना। बिंबिसार बौद्ध धर्म, अभी है अजात शत्रु, ये जाएगा कहाँ? जैन धर्म की तरफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करी? तो ये करी गई है यहाँ पर वर्षकार की सहायता से। दोस्तों देखो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री काफ़ी बन रही है, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट वाले। आगे चलते हैं, अजात शत्रु की हत्या किसने की? अब देखो दोस्तों, बिंबिसार को मारा उसके पुत्र अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु को भी किसने मार दिया? उसके पुत्र ने, जिसका नाम क्या है? उदयन। देखो जैसी करनी है वैसी भरनी है। आगे चलते हैं, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? ये बैठता है यहाँ पर 461 ईसा पूर्व। पाटली ग्राम की स्थापना किसने करी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करी गई है यहाँ पर उदयन द्वारा। आगे चलते हैं, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर अजात शत्रु की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी। देखो तीनों क्वेश्चन आराम से याद कर लेना बिल्कुल। बिंबिसार बौद्ध धर्म, अगर पूछेंगे अजात शत्रु, ये हो गया जैन धर्म, और ये उदयन भी है आपका किसका? जैन धर्म का अनुयायी। आगे चलते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो दोस्तों, हमेशा जो ये इंपॉर्टेंट वंश है एक याद करो, संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक पूछेंगे, ऊपर देख लिया हमने बिंबिसार, और अंतिम राजा पूछेंगे उदयन का पुत्र है, ये नाम नोट कर लो बिल्कुल। नाग दशक कौन है यहाँ पर? हर्यक वंश का अंतिम राजा। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ से क्या हुआ, इनको हर्यक वंश का सुपड़ा साफ कर दिया किसने? नागवंश ने। तो अब आ गया कौन? शिशुनाग वंश की स्थापना कब और किसने करी? ये आ गया है। अब इसके बाद शिशुनाग वंश किसने करी है? शिशुनाग ने करी है। स्थापना कब की है पूछेंगे तो 412, बिल्कुल डेट भी याद कर लो बिल्कुल, 412 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की?
इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। ये करी गई है यहाँ पर वैशाली। आगे चलते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था दोस्तों कौन? यहाँ पर कालाशोक। आगे चलते हैं, कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ये बनाता है कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र को। आगे चलते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ये था कौन दोस्तों? नंदीवर्धन। अब इसमें भी देखो स्टार्टिंग हो गई है, शिशुनाग वंश की स्थापना करी शिशुनाग में, और अंतिम राजा देख लो इसका नंदीवर्धन। बस इतना याद कर लीजिए। अब आज के बाद चल जाएगा आपका नंद वंश। इसका अगर पूछ लेंगे आपसे संस्थापक, ये होगा महापद्मनंद। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, कर देते हैं घनानंद, लेकिन इसका अंतिम शासक है घनानंद। क्यों? आप सभी को पता ही होगा घनानंद को कौन हरा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस तरफ से बिल्कुल रिलेट करते हुए इसको चलना। आगे चलते हैं, सिकंदर के समकालीन कौन था? तो ये यही था दोस्तों कौन? धनानंद। आगे चलते हैं, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बनती हैं शब्दावलियाँ। ये बोला गया है यहाँ पर भोजक। किसे? गांव के मुखिया को। किसमें? पाली ग्रंथों में। उज्जैन का प्राचीन नाम था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये था यहाँ पर अवंतिका। आगे चलते हैं, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है? बन सकता है बिल्कुल, ये घनानंद को बोला गया है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है यहाँ पर दोस्तों ईरानियों के द्वारा। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा? देखो सिंपल पूछ लेंगे, पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा, द्वितीय विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा, प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा। आगे चलते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देख लो, ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, डेरियस या फिर दायर बाहु। फर्स्ट दोनों नाम कर लो याद। आगे चलते हैं, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? ये पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ये है क्या? अंगुत्तर निकाय में। आगे चलते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी यहाँ पर कलिंग। आगे चलते हैं, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो ये कौन था दोस्तों? यहाँ पर डेरियस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों वज्जी संघ, ये वैशाली बोला जाता है, इसको याद कर लेना। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये होता है 600 ईसा पूर्व के आसपास। आगे चलते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था यहाँ पर अवंती के राजा के लिए। आगे चलते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? बिल्कुल बनता है क्वेश्चन, ये बनाया गया था शिशुनाग के द्वारा। आगे चलते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये करा गया दोस्तों बिंबिसार। दोस्तों अंग, ये चंपा, ये सब क्या है? ये ऊपर जो भी हमने देखा है क्या महाजनपद, ये सब वही हैं जो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय, उन्हीं में से ये पार्ट हैं उसके। आगे चलते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ये किया गया है अजातशत्रु के द्वारा। आगे चलते हैं, उग्रसेन किसे कहा जाता था? यानी भयानक सेना का स्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना। महापद्मनंद को बोला जाता था। कौन है? अभी हमने देख लिया दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक। आगे चलते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों यहाँ पर श्रेष्ठ ठीन। आगे चलते हैं, गृहपति का अर्थ क्या है? बनता है ये क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड, ये है आपका धनी व्यक्ति। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे सिकंदर को। देखो आप जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो आपने सब याद नहीं करने जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, बाकी सबको एक दिमाग में एक पिक्चर बना के चलना कि एग्जाम्स में देखो कुछ भी आ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्मेट में देखो क्वेश्चंस तो काफ़ी आ रहे हैं और लगभग यहाँ पर टॉपिक भी अच्छे से कवर हो ही जा रहा है। तो बिल्कुल इसके मत करना दोस्तों। इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से सिंधु घाटी सभ्यता को भी हमने कवर कर लिया है, वैदिक संस्कृति को भी कर लिया है, और कल हमने धार्मिक आंदोलन किए, आज यहाँ ये कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में क्या करेंगे हम यहाँ पर संगम काल को, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को भी पूरा कल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्मेट में, क्योंकि देखो हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सिकंदर का जन्म कब हुआ? डेट बनती है 356 ईसा पूर्व।
पिता के कौन थे, याद कर लो, मकदूनिया के शासक थे, नाम था आपका फिलिप। आगे चलते हैं, फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना, ये बनता है 359 ईसा पूर्व, और हत्या पूछेंगे तो 329 ईसा पूर्व। सिकंदर किसका शिष्य था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये था यहाँ पर अरस्तु का शिष्य। आगे चलते हैं, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, भारत विजय का अभियान कब स्टार्ट करता है, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति ये भी बनता है दोस्तों, ये कौन था यहाँ पर, सेल्यूकस निकेटर। आगे चलते हैं, सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शासक था यहाँ पर पोरस। आगे चलते हैं, किस युद्ध को हाइडेस पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसमें झेलम नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, ये डायरेक्टली ये मिलेगा कि हाइडेस पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ, ये होता है सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य। और इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि दोस्तों सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्या है, व्यास नदी को पार करने से इनकार। आगे चलते हैं, सिकंदर भारत से कब लौटा, इसकी सभी डेट याद कर लेना दोस्तों, 325 ईसा पूर्व, और मृत्यु पूछ लेंगे, ये होती है 323 ईसा पूर्व, यानी इसके 2 वर्ष बाद हो जाती है इसकी मृत्यु। और ये डायरेक्टली जगह भी पूछ लेंगे कहाँ होती है, बेबीलोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रट लो, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन। आगे चलते हैं, सिकंदर का जल सेनापति कौन था, देखो ये इंपॉर्टेंट नाम है बिल्कुल, ये है नियाकर्स, इसको भी याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों मौर्य काल। आप सबसे पहले देख लीजिए इसका कार्यकाल क्या है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है क्या यहाँ पर, मौर्य काल। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, ये है आपका कौन सा, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, बिल्कुल डेट याद कर लो, ये 322 ईसा पूर्व, और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इतना बिल्कुल याद कर लो। और इनका जन्म भी बिल्कुल याद कर लीजिए, कब हुआ है, 345 ईसा पूर्व, बनता है क्वेश्चन बिल्कुल 1 मार्क्स में। आगे चलते हैं, घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये की गई थी आचार्य चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था पूछेंगे, चाणक्य, अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य, दोनों किसके थे यहाँ पर, ये चाणक्य के नाम थे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, अब देखो दोस्तों ये है अर्थशास्त्र, लेकिन डायरेक्टली यहाँ अगला क्वेश्चन यही आ गया है, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है, तो ये वाली इकोनॉमी नहीं है, ये है यहाँ पर राजनीति पर आधारित, ये रहता है बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये की जाती है आपके यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। स्टैटिक जीके में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, मैकियावेली पुस्तक के लेखक ये यहाँ पे प्रिंस, और ये पूछ लेंगे दोस्तों, तुलना ये की गई है यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्री चाणक्य हैं। आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थी यहाँ पर पण। आगे चलते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, ये जीते गए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसलिए काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य अपना विस्तार कर चुके थे यहाँ पर चाणक्य की मदद से। आगे चलते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ये करते हैं कौन यहाँ पर, मौर्यों ने। और लास्ट हमने देख लिया था कौन था यहाँ पर नंद वंश का, ये था आपका घनानंद, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन, ये था आपका यहाँ पर तक्षशिला। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, इसको बिल्कुल ही रट लेना, बिल्कुल चंद्रगुप्त पूछेंगे तो यहाँ पर जैन धर्म का ये अनुयायी था। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया, तो ये बिताया दोस्तों कर्नाटक में, जगह है श्रवणबेलगोला, ये बस ऑप्शन में मिलेगा तो श्रवणबेलगोला ही आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है बिल्कुल दोस्तों, ये कौन था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर कब हराया, 305 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, चंद्रगुप्त की वाइफ का नाम ये है आपका कार्नेलिया। आगे चलते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए, ये चारों याद कर लो, पूछ लेंगे कौन सा प्रांत नहीं दिया, देखो काबुल दिया, कंधार दिया, हेरात और मकरान, सब बिल्कुल याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी, देखो जैन धर्म का अनुयायी था, दीक्षा किससे ली है, भद्र बाहु से, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, ये था कौन दोस्तों, मेगास्थनीज, और इसकी एक पुस्तक बनती है बिल्कुल एग्जाम में, नाम है यहाँ पर इंडिका, मेगास्थनीज हैं इसके लेखक, इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया गया यहाँ पर एप्पियानस के द्वारा। आगे चलते हैं,
किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों, ये बोला गया है कथन प्लूटार्क के द्वारा। आगे चलते हैं, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर विशाखदत्त के ग्रंथ में। अब मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ये भी लिखी है विशाखदत्त के द्वारा, भी आगे डिस्कस कर लेंगे। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? इंडिका, लेखक देख लिया है मेगास्थनीज है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? ये सब इस टाइप के जब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो आंसर हमेशा चंद्रगुप्त होगा। आगे चलते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया है यहाँ पर 7 श्रेणियों में। डायरेक्टली पूछ लेंगे भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में किसने किया है विभाजित? आंसर करोगे मेगास्थनीज। आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलते हैं, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये था दोस्तों यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल इसको याद कर लो। संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे चलते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये है यहाँ पर मुद्रा राक्षस, अभी मैंने आपको बता दिया, लेखक पूछेंगे तो ये है आपको विशाखदत्त। आगे चलते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयुक्त हुआ है? ये बनता है क्वेश्चन ये वाला, ये है आपका अर्थशास्त्र। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, मेगास्थनीज के द्वारा बोला गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों, ये है सड़क निर्माण अधिकारी को क्या बोलते हैं? एग्रोनोमाई। आगे चलते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? बन सकता है बिल्कुल, ये है जुलाई मंथ में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका मेगास्थनीज का। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? आप देखो दोस्तों, इसमें क्रम कुछ नहीं करना है, ABC को उल्टा लिख लेना। अगर कभी क्रम पूछेंगे तो C, B और A चंद्रगुप्त, बिंदुसार और A से अशोक, बस ये सिंपल सी ट्रिक है। आगे चलते हैं, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? डेट इंपॉर्टेंट है, 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार किस अन्य नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था दोस्तों अमित्रघात, इसको क्या बोलते हैं? शत्रु विनाशक। डायरेक्टली पूछे थे अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। आगे चलते हैं, आप देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु, अच्छा आगे आई गया और डायमेक्स वाला मैं आपको बताने वाला था। चलो चलते हैं आगे, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था आपका आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बन सकता है बिल्कुल, आंसर हो जाएगा भद्रसार या वारिसार, जो भी ऑप्शन में मिलेगा कर लेना। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत बन के आया था? ये था आपका डायमेक्स। आगे चलते हैं, किसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? ये माना जाता है आपका यहाँ पर डायमेक्स को। आगे चलते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला गया है सिंहसेन। डायरेक्टली पूछ लेंगे सिंहसेन किसको बोला जाता है? आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए 2 विद्रोह का वर्णन है? ये है आपका तक्षशिला में। आगे चलते हैं, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? इंपॉर्टेंट है, पहले भेजा सुसीम और बाद में अशोक को। आगे चलते हैं, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एटियोकस फर्स्ट से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? तो ये की थी देखो, मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक, ये सब याद कर लो। आगे चलते हैं, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? बन सकता है क्वेश्चन बिल्कुल, ये है आपको 16 राज्यों का, और इसका उत्तराधिकारी था अशोक। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? रट लो बिल्कुल, 269 ईसा पूर्व अशोक बैठा है मगध की राजगद्दी पर। कब? 269 ईसा पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये क्वेश्चन तो हजारों बार रिपीट हो गया है, ये था आपका अवंती का राज्यपाल। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये मिलता है आपको मास्क एवं गुज्जरा अभिलेख में, बिल्कुल याद कर लीजिए, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? ये बोला गया है दोस्तों यहाँ पर अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 261 ईसा पूर्व। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो ये थी क्या दोस्तों यहाँ पर? तोसली। आगे चलते हैं, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने किसे अशोक के दरबार में भेजा? तो ये भेजा जाता है यहाँ पर डियानीसियस को। आगे चलते हैं,
अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बन सकता है क्वेश्चन ये उपगुप्त से। आगे चलते हैं, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, तो ये कराया गया था बराबर की पहाड़ियों में। आगे चलते हैं, बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के क्या नाम थे, बन सकता है बिल्कुल। देखो एक था कज्र, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। आगे चलते हैं, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की, ये की गई है यहाँ पर नागार्जुन गुफा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अशोक की माता का नाम क्या था, बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये था यहाँ पर सुब्रदांगी। आगे चलते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी बार रिपीटेड है, ये भेजा गया यहाँ पर श्रीलंका। आगे चलते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये किया जाता है अशोक के द्वारा। आगे चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है देखो दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बन सकता है बिल्कुल दोस्तों, ये हुआ है आपका अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं आपके उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। आगे चलते हैं, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो दोस्तों देखो जो शेष हमारा भारत है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये याद कर लो बिल्कुल, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। आइए देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन आ ही जाएंगे। देखो अगर पूछेंगे किस वर्ष हुई, 1750 ईस्वी में, किसने करी, पादरेटी फैनथेलर ने, और शिलालेखों की संख्या है 14, और पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त करी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। देखो ये 4 ये इन चीज़ों को बिल्कुल याद कर लो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो खोज कब हुई, 1750 ईस्वी में, किसने करी, पादरेटी फैनथेलर ने, संख्या है 14, पढ़ने में सफलता मिली है 1837 में, किसको, जेम्स प्रिंसेप को। चलो चलते हैं आगे, अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई है यहाँ पर पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा। किस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का, किस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर 7वें और 8वें शिलालेख में, बिल्कुल याद कर लेना है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख पूछेंगे तो 7वां और 8वां। आगे चलते हैं, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है, काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर 13वें शिलालेख में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, स्तंभ लेख पूछेंगे, आंसर करेंगे 7, और इसमें लिपि क्या है यहाँ पर जो शेष भारत में चल रही है, ब्राह्मी लिपि। आगे चलते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को क्या बोला जाता है, यानी दूसरा नाम है इसका रानी का अभिलेख, बन सकता है क्वेश्चन। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका रुम्मीदेई अभिलेख। आगे चलते हैं, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, आप देखो दोस्तों, छोटा है रुम्मीदेई, और ये सबसे बड़ा कौन सा है, 7वें नंबर का जो अभिलेख है। आगे चलते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों सारेकुना, जिसे कंधार बोलते हैं अभिलेख, इसको याद कर लीजिए। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता है, बन सकता है क्वेश्चन, ये बोला जाता है जासूसों को। आगे चलते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांतों की संख्या थी, तो ये थी यहाँ पर 5 प्रांतों की संख्या पूछेंगे, अशोक के टाइम पर ये थे यहाँ पर 5। अशोक के समय प्रांतों को क्या बोला जाता था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बोलते थे यहाँ पर चक्र। आगे चलते हैं, प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे, तो ये बोलते थे कुमारिया, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। देखो तीनों याद कर लो, ऑप्शन में कुछ भी आपको मिल जाएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ये क्या थी दोस्तों, ग्राम, और ग्राम का मुखिया पूछेंगे तो ये कहलाता था यहाँ पर ग्रामिक। ये वाला क्वेश्चन याद कर लो, बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड रहते हैं, ये था आपका 10वां भाग। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, ये बोला गया है दोस्तों यहाँ पर गण पुरुष। आगे चलते हैं, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, ये बोला जाता था फ्रेंड्स राजुक। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर सीता भूमि। ये सब दोस्तों अशोक के टाइम की बात चल रही है, उसी से रिलेट करते हुए चलना। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ये बोलते थे अदैव मात्रक। आगे चलते हैं, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था, ये बोला जाता था रूपा जीवा। आगे चलते हैं,
वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इंपॉर्टेंट है, ये था आपका यहाँ पर अशोक। आगे चलते हैं, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको काफ़ी प्रभावित किया? ये नाम था आपका कारुवाकी। आगे चलते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ये है आपका यहाँ पर मागधी। आगे चलते हैं, मौर्य सम्राट अशोक का अन्य नाम, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि दीवान प्रियदर्शनी नाम से किसे जाना जाता है? ये है आपका अशोक को। आगे चलते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो ये कर लिया है यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म को। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये है आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं, किस मौर्य शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवत आधार पर राजवंश की स्थापना करी? ये करता है कौन? सम्राट अशोक। आगे चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये ऊपर देख लिया हमने प्राकृत। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बन सकता है, बिल्कुल, ये है आपका भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ये है आपका यहाँ पर कालसी में। आगे चलते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो ये बनवाता है कौन दोस्तों? यहाँ पर सम्राट अशोक। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बिल्कुल, ये है हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पर सौहगौरा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है यहाँ पर ऐरण अभिलेख। और ये शासक कौन थे? डायरेक्टली पूछ लेते हैं, भानुगुप्त। याद कर लेना बिल्कुल ये ऐरण अभिलेख को, सती प्रथा का प्रथम लिखित उल्लेख पूछेंगे तो। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमणों की जानकारी किस लेख से मिलती है? ये मिलती है आपकी भीतरी स्तंभ लेख से। दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं, इनको बिल्कुल याद करते हुए चलना। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये होती है आपका यहाँ पर मंदसौर अभिलेख से। आगे चलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन क्या कहलाता है? बनता है क्वेश्चन, ये बोला जाता है एपिग्राफी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये बोलते हैं दोस्तों आहूत सिक्के। आगे चलते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर काशारपण। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? ये किया गया है यहाँ पर यवन शासकों के द्वारा। आगे चलते हैं, कौन सा मौर्य राजा प्राह जनता के संपर्क में रहता था? तो ये रहता था कौन दोस्तों? अशोक। आगे चलते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश करी? ये की गई यहाँ पर तिस्स के द्वारा। आगे चलते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हुई थी यहाँ पर ब्राह्मी लिपि। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? ये था आपका चुनार। आगे चलते हैं, विष्टि क्या है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का टैक्स था, ये देखो मौर्यकालीन बेगारी है, विष्टिकर का संबंध पूछेंगे तो मौर्यकाल से है। आगे चलते हैं, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में क्या विशेषता थी? तो ये क्या थी दोस्तों? पैतृक निरंकुशवाद यहाँ पर व्यवस्था थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन था यहाँ पर? बृहद्रथ। आगे चलते हैं, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रट लो बिल्कुल, महाक्षत्रपति रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको याद कर लो, ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बृहद्रथ की हत्या कब और किसने करी? तो ये करी गई थी दोस्तों, उसका सेनापति था, आपको ध्यान होगा, पुष्यमित्र शुंग। फिर ये क्या करता है यहाँ पर? शुंग वंश की स्थापना कब करी है? ये 185 ईसा पूर्व। अब कल हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? शुंग वंश, इसी के साथ पूरा संगम काल जो भी वहाँ पर वंश है, और साथ में करेंगे हम यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को, बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स।